हमने कनखल को छोड़ा था और हमारे चले हुए थे हरिद्वार के प्रमुख नगर, ठीक है ना। अभी प्रमुख नगरों में आज चलते हैं रुड़की पर। वह तो रुड़की के आप लोग रुड़की के नज़दीक सब हैं, पता क्या नहीं है, वैसे तो पता तो बहुत कुछ है, चलो खैर देखेंगे। तो देखो सबसे पहले हम किस पर चल रहे हैं, रुड़की पर। अब जो रुड़की है, सबसे पहली कंडीशन आती है कि ये आप लोगों की, हमने कहा था कि राज्य जो आप लोगों का जनपद है उसमें दो नदियाँ बहती हैं प्रमुख, एक रतमऊ और एक सोलान। लेकिन एक नहर है जिसका नाम है ऊपरी गंग नहर। ऊपरी गंग नहर का निर्माण 1842 में निर्माण शुरू हुआ था, ठीक है ना। देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं गंग नहर की, इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो रुड़की है ये अगर पूछता है तो गंग नहर पर है, नहर पूछेगा तो गंग नहर, और नदी पूछेगा तो सोलानी है। सोलानी पार्क का नाम सुना होगा, तो सोलानी जो पार्क है ना वो क्या आप लोगों का सोलानी नदी पर बना हुआ ना। वहाँ ये भी दिखाएगा कि नहर ऊपर से और नदी नीचे से बहती है। तो यहाँ कौन है आप लोगों का, गंग नहर का निर्माण चल रहा था। और गंग नहर हम ये कह रहे थे कि जो रुड़की है वो आप लोगों का एक तो गंग नहर पर है और एक सोलानी नदी। नदी पूछेगा तो सोलानी है और नहर पूछेगा तो गंग नहर है। गंग नहर की खुदाई हमने कहा कि 1842 से शुरू हुई है। तो कहाँ से हुई थी, बहादुराबाद, क्योंकि बहादुराबाद या हरिद्वार को मृत भांड का नगर भी कहते हैं ना भाई। अगर उत्तराखंड में कहते हैं मृत भांड का नगर कौन है, हरिद्वार, क्योंकि यहाँ के जो मृत भांड है, यानी कि जब गंग नहर की खुदाई हुई तो उसमें हमारे कुछ अवशेष मिले थे और बहादुराबाद से नहर की खुदाई शुरू हो रखी है। तो यहाँ हम ऐसे जाएंगे कि जो हमारा गंग नहर है यानी कि जो रुड़की है, अब ये रुड़की जो आप लोग का नगर है ये तो बाद में बनेगा। पहले मैं कह रहे कि नदी अगर पूछते हैं तो यार नदी कौन सी थी, पहले सोलानी थी, और ये कौन था आप लोगों का, गंग नहर बाद में बनाए गए। 1842 में से काम शुरू हुआ था, 57 में काम इसका पूरा हो गया था। तो 1857 में इसका काम पूरा होगा। लेकिन इससे पहले रुड़की जो है ये रूरी नाम की एक महिला के ऊपर इसका नाम रखा गया है, यानी कि रूरी नाम की एक महिला थी जिसके नाम पर इसका नाम रुड़की रखा गया है। हालांकि अगर हम इसका इतिहास देखते हैं तो जो रुड़की क्षेत्र है ये आप लोगों का सबसे पहले मंगलोर रियासत में आता था। रियासत का नाम क्या है, मंगलोर। लेकिन मंगलोर अभी आप ऐसे याद रखेंगे, उत्तराखंड में आप लोगों ने पढ़ा है कि अंग्रेज कब आए थे, 1815 में। सुदर्शन शाह के समय में 1815 में कौन आ गए थे, अंग्रेज आ गए। अब अंग्रेज यहाँ कितने साल पहले आ रहे हैं, 2 साल पहले। अब 15 में से 2 घटाएंगे तो सबसे पहले आपका आता था 1813। अब 1813 तक जो राजधानी रही है, ये जो पूरा देश था इसे कहते थे गुज्जर देश, ठीक है ना, या गुज्जर रियासत इसे कहते थे। तो जो रियासत है ये कौन सी आप लोगों की, गुज्जर रियासत है। अब यहाँ जो मंगलोर, पहले रियासत कहाँ चल रही थी, मंगलोर। अब 1813 में क्या हुआ, यहाँ पर अंग्रेज आए। इसी समय इनका जो राजा था, जो सबसे शक्तिशाली राजा दिखाया जाता है, जिसका नाम क्या है, रामदयाल। अब यहाँ जो राजा दिखाया गया था है रामदयाल। अभी रुक तो जाओ जरा, हाँ बताओ कुछ कह रहे थे, अभी रुक जाओ। तो हम यहाँ कह रहे थे कि सबसे पहले क्या है कि जो आप लोगों का मंगलोर है ना, मंगलोर। अब मंगलोर पहले क्या था, मंगलोर रियासत के नाम से चल रही थी। पहले कहते थे इसे गुज्जर रियासत थी। अब गुज्जर रियासत के बाद राजा आता है रामदयाल। उसी समय में क्या होता है कि देखो यहाँ राजा की मृत्यु हो जाती है, किसकी, रामदयाल। अब राजधानी मंगलोर से चली गई है गुजरों की, कहाँ पर आपको लोगों की, लंढोरा। अब यहाँ पर आप लोगों की राजधानी कहाँ पहुँच गई, लंढोरा। अब समझ आ गया ना, लंढोरा कब आई, 1813। और चूँकि अंग्रेज यहाँ थे तो विवाद किसके बीच में हो रहा था, अंग्रेज़ों के और राजाओं के। अब जब अंग्रेज़ों और राजाओं का जिक्र यहाँ आता है तो सबसे पहले जो अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत हुई थी, वह तो 1857 क्रांति को आप लोग क्या कहते हैं, 1857 क्रांति भारत की सबसे पहली क्रांति कही जाती है ना। लेकिन उससे भी पहले जब भी 1857 की क्रांति का जिक्र आता है तो उससे पहले हमारे यहाँ गुज्जर क्रांति का जिक्र आता है। अब उत्तराखंड में जो गुज्जर क्रांति की शुरुआत हो रखी है वो कब की है, 1824। हालांकि अभी चलेंगे 1824 में आपकी कौन आएगी, गुज्जर क्रांति आएगी। तो अभी आप ऐसे समझ रहे हैं कि सबसे पहले मंगलोर रियासत थी,
रामदयाल यहाँ का राजा था। अब राजा की मृत्यु के बाद रियासत आ रही है लंढोरे में, और लंढोरा जो रियासत आई उसके बाद हमारा क्या हो गया, 1813 में रियासत कहाँ चले गई, लंढोरा। अब लंढोरे के नाम से जाने लगी। इसी समय अंग्रेजों ने राजाओं का दमन करने के लिए यहाँ एक छावनी की स्थापना कर दी, क्योंकि ये चाह रहे थे कि अंग्रेजों का मतलब जो राजा है उनका दमन होगा, अंग्रेजों का तो काम यही था ना। तो यहाँ अगर रुड़की छावनी पूछता है तो भी 1813 है। अब इस क्षेत्र में अंग्रेज आए तो भी 1813 है। रामदयाल की मृत्यु पूछेगा तो भी 1813 है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ आ गया ना। पहले रियासत क्या है, मंगलोर है, उसके बाद कौन होगी, लंढोरा होगी। रामदयाल सबसे इनका शक्तिशाली राजा था। अभी देखो जैसे आप लोगों की क्या होगी, रामदयाल की मृत्यु के बाद अब राजधानी कहाँ पहुँच गई, ये लंढोरा है। ठीक है ना। अब जैसे ही यहाँ पहुँची तो इसी समय आप लोगों की कौन होगी, यहाँ किसकी स्थापना होगी, छावनी की। तो यहाँ सबसे पहले पूछता है कि जो आप लोगों का शहर मतलब जो क्षेत्र बसाया गया था, अभी क्षेत्र नहीं बसाया गया, क्योंकि जो आधुनिक छावनी थी, जो पहली छावनी थी, वो आप लोगों ने देखा होगा कि रुड़की से बाहर निकल कर, अभी जैसे आप लोग लाल कुर्ती कहते हैं ना, इधर जाते हैं तो लंढोरा रास्ते पर है ना। अब ये रास्ता किसके लिए था, सहारनपुर रियासत में जाने के लिए था। अब यहाँ से राजा आवागमन करते थे। तो एक राजा विजय सिंह नाम के राजा हुए हैं, गुजरों के राजा थे जिनका नाम था विजय सिंह। और उनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आप लोगों का कुंजा बहादुरपुर है, यहाँ के वो राजा थे और यहाँ के व्यक्ति थे। कहने का मतलब है कि ये पूरी रियासत उनके नाम से जानी जाती थी, और उनका जो स्मारक है वो आज भी कहाँ है, कुंजा बहादुरपुर में है। ठीक है ना। तो राजा थे, कौन थे आप लोगों के, राजा विजय सिंह। अब राजा विजय सिंह और अंग्रेज़ों का यहाँ क्या होता है, बीच में नोक झोंक, जैसे युद्ध कह देते हैं। तो ये इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन है, राजा विजय सिंह। अब इसीलिए यहाँ पर क्या आता है कि जब 1824 आया तो 1824 में एक क्रांति का उदय हुआ जिसका नाम था गुज्जर क्रांति से कहा गया। तो यहाँ ऐसे पूछ सकता है कि ये क्षेत्र क्यों जाना जाता है, क्योंकि इतिहास में सबसे पहले यहाँ अंग्रेज़ों के खिलाफ जो क्रांति हो रही है जिसका नाम है गुज्जर क्रांति 1824। हालांकि 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, लेकिन वो क्या था, आप लोगों का एक सैनिक विद्रोह था। तो यहाँ एक व्यक्ति आ गया जिसका नाम है विजय सिंह। दो राजा प्रमुख हो गए ना, पहला राजा कौन है, रामदयाल, दूसरा राजा कौन है, विजय सिंह। विजय सिंह स्मारक कहाँ है, कुंजा बहादुरपुर। अभी कुंजा बहादुरपुर को अभी क्या, कुंजा एक्ट के अकॉर्डिंग उसे क्या दिया गया है, पर्यटन स्थल का दर्जा भी। ठीक है ना। तो कुंजा बहादुरपुर क्या है, कुंजा एक्ट के अनुसार क्या दिया गया है, उसे पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है। अभी जैसे यहाँ पर आया कौन है, 1924 आ गया था ना, 13 आ गया, 24 आ गया। अब इसके 2 साल बाद जवालापुर, जो जवालापुर की क्या थी, तहसील थी। अब जवालापुर की तहसील को रुड़की में स्थापित किया गया। तो स्थापित करने के साथ साथ में यहाँ रुड़की की जो स्थापना होती है वो कब होगी, अभी देखो 1824 के 2 साल बाद आप लोगों को पढ़ना है, और 2 साल बाद पढ़ेंगे तो किस दिन जाएंगे, 26। तो यहाँ 1826 में क्या बन गई है, तहसील का निर्माण हो रहा है। और ये तहसील कहाँ से आई थी, जवालापुर से आई थी। और जवालापुर का प्राचीन नाम था भोगपुर, क्योंकि यहाँ से आप लोगों से ये पूछ लेता है कि जवालापुर को क्या कहते थे, तो इसका प्राचीन नाम क्या है, भोगपुर है। ठीक है ना। अब ये समझ आ, कहने का मतलब ये है कि भोगपुर प्राचीन नाम किसका है, जवालापुर का। जवालापुर से तहसील को लाया गया है 26 में। तो रुड़की नगर की स्थापना जो हो रही है वो 1826 है, क्योंकि 1824 में क्या है, 1813 में क्या है, छावनी है। 1824 में क्या था, आप लोगों का गुज्जर क्रांति है, और 1826 में क्या होगी, रुड़की की स्थापना हो। अभी आप लोगों ने समझ लिया। लेकिन इसके बाद जैसे रुड़की की स्थापना होती है 1800 कितना हो गया आप लोगों का, 26। अब इसके बाद अंग्रेज़ों का यहाँ आधिपत्य हो जाता है। अब अंग्रेज़ जैसे रहेंगे तो अंग्रेज़ आएंगे तो 1842 में, अभी देखना 24 का उल्टा है ना, गुज्जर क्रांति का उल्टा 1824 1842, लास्ट के 2 अंक क्या हैं, उल्टे हैं। तो यहाँ क्या हुआ था, 1842 में अंग्रेज़ों ने किसकी खुदाई शुरू की, गंग नहर की। जो हम कह रहे थे ना कि गंग नहर के किनारे हैं, तो गंग नहर की खुदाई कब से शुरू होगी, 1842। अभी देखो एक और है कि ये कहते हैं कि जो गंग नहर की खुदाई हुई थी उसकी जो परिकल्पना करने वाले थे वो कौन थे, थॉमसन थे। ठीक है ना। थॉमसन ने इसकी परिकल्पना की थी, और इसी में 1842 से 1857 तक इसका काम चला है, 1857 तक। अब इसी बीच में हमारे यहाँ भारत की सबसे पहली रेल चली थी, जबकि पहली रेल मानते हैं मुंबई से ठाणे को, 1853 की मानते हैं ना। लेकिन उससे पहले 1851 के हमारे पास में प्रमाण है
कि जैसे ही गंगा नहर की खुदाई हो रही थी तो उसकी मिट्टी की ढुलाई में 1-2 डब्बों की रेल चलाई गई थी, जिसका प्रमाण आज भी रेलवे स्टेशन रुड़की अगर आप लोग जाओगे तो वहाँ एक इंजन रखा है जो उसके बारे में बताता है। तो 1851 में सबसे पहली बार हमारे यहाँ क्या चल रही है, ट्रेन चल रही है, और वो क्या चल रही थी, गंगा नहर में खुदाई के लिए चल रही थी, मिट्टी खुदाई। और अगर भारत की देखते हैं तो 53 है, तो उससे पहले है, अगर सही तरीके से देखें तो उससे पहली है, लेकिन माना किसे गया 1853 की भारत की पहली रेल थी, और वो थी माल गाड़ी थी, माल भाड़ा मालगाड़ी एक ही कंडीशन रहती है। अभी 1842 में जैसे गंगा नहर की खुदाई की, अब गंगा नहर का अगर नक्शा बनाना हो, पुल बनाने हो, तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इंजीनियर होगी, और इंजीनियर भी कैसे, सिविल इंजीनियर होने चाहिए। तो इसलिए ये भी कहा जाता है जो रुड़की क्षेत्र है, देखो रुड़की क्षेत्र में सबसे पहली बार 1842 में खुदाई शुरू होगी। अब इसके 3 साल बाद 1842 के कितने हैं, 3 साल बाद क्या कर दिया गया यहाँ, अब 3 साल जाएंगे तो 1845 जाएगा। अब यहाँ सबसे पहले इंजीनियरिंग प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था, अभी विद्यालय नहीं बन रहा, अभी क्या बन रहा, प्रशिक्षण केंद्र। तो 1845 में सबसे पहली बार यहाँ इंजीनियरिंग प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। अब इसके बाद साल आता है 1847, और इसी प्रशिक्षण केंद्र को 1847 में क्या दे दिया गया था, विद्यालय का दर्जा दिया गया था, IIT नहीं, विद्यालय का दर्जा दिया गया था। और विद्यालय का जब दर्जा दिया गया तो एशिया का प्रथम विद्यालय बना था, इंजीनियरिंग कॉलेज जो बना था वो बना था 1847 में। ये कौन है आप लोगों का, 54 है। तो ये क्या थॉमसन कॉलेज का था, 54 है, और 47 का क्या है आप लोगों का विद्यालय है, 54 में है, ठीक है, ये ठीक कर लेना। तो थॉमसन है 54 का। अब देखो 21 सितंबर 2000 को क्या बन गया, IIT, और IIT बना है कौन सा, 7वां है। और 7वें के बाद क्या आप लोगों का भूकंप जो संयंत्र है वो स्थापित कब किया गया है, 1960 का। तो इसके साथ में ये क्या है, पहला है देश का कौन सा आप लोगों का, 7वां। अभी देखो इसी के अंतर्गत आप लोगों के क्या रखे गए थे, IIT में ही आप लोगों का केंद्रीय भवन अनुसंधान है, क्योंकि भवन बनाने वाले कौन होंगे, इंजीनियर, भवन बनाने वाले कौन होंगे, इंजीनियर। और केंद्रीय भवन अनुसंधान है 1947। तो इसमें एक और आएगा जिसका नाम है केंद्रीय भवन अनुसंधान, और ये कब का है, 1947। इसी के अंतर्गत क्या बना है, केंद्रीय भवन अनुसंधान बनाया गया था 1947। और इसके बाद एक और है भारतीय सिंचाई विभाग सिंचाई अनुसंधान, और सिंचाई अनुसंधान है 1928 का। सिंचाई अनुसंधान, और सिंचाई अनुसंधान कब का है, 1928 है, और इसे कहते हैं भारतीय सिंचाई अनुसंधान। हो गया। अभी देखो गंगा नहर को हम ऐसे पढ़ रहे थे कि गंगा नहर की खुदाई 1842, ठीक है ना, 1842 में जब गंगा नहर की खुदाई शुरू हुई तो उसके बाद में इंजीनियरिंग क्या आप लोगों का प्रशिक्षण केंद्र है, उसके बाद विद्यालय है, उसके बाद थॉमसन नाम दिया गया है, 2001 में IIT 7वां है, और 1960 में भूकंप संयंत्र इसमें स्थापित किया गया। मेनली इनका काम क्या था, गंगा नहर की खुदाई करना। अब गंगा नहर की खुदाई में रेलवे लाइन यानी कि रेल का सबसे पहली बार चलन हुआ है 1851। अब इसके बाद रहता है कि इस पर 2 परियोजना है गंगा नहर पर, कौन कौन सी हैं, एक तो रहती है आप लोगों की मोहम्मदपुर परियोजना, और दूसरी रहती है पथरी परियोजना। तो इस पर 2 परियोजना है, एक आपकी कौन है, पथरी परियोजना है। वैसे पथरी परियोजना 20 मेगावाट की है, बाकी इसके आप लोगों को ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। ये क्या है, 20 मेगावाट की परियोजना है। और उसके बाद कौन है, मोहम्मदपुर परियोजना है। अब 2 परियोजना है, एक आपकी पथरी है, दूसरी आपकी कौन है, मोहम्मदपुर है। अब देखो रुड़की के निकट या नहर के किनारे एक दारगाह है जिसका नाम है साबिर पीर कहते हैं ना, साबिर कहते हैं जिसे। तो पूरा नाम क्या है, हजरत अलाउद्दीन मोहम्मद साबिर, बीच में अलाउद्दीन जरूर लगा है। तो पूरा नाम क्या है, हजरत मोहम्मद अलाउद्दीन साबिर है। अब ये किस संप्रदाय के हैं, क्योंकि आप लोगों से पूछा था कलियर है। अब कलियर किसके, गंगा नहर के किनारे है। कलियर किसके है, गंगा नहर के किनारे है। अब वहाँ एक नदी बहती है रतमऊ। अभी देखो जो हम बात कर रहे थे ना, ये दोनों जो नदी हैं रतमऊ और सोलानी, दोनों किसकी, हरिद्वार में है। और गंगा में किस ओर से मिलती हैं, दाएं या बाएं, दाएं ओर से मिलती है। गंगा में मिलती है दाएं ओर से। तो जो आप लोगों का कलियर है सोलानी और रतमऊ नदी के बीच स्थित है,
वहाँ पर क्या साबिर की दरगाह है, जिसका नाम पूरा क्या, अलाउद्दीन, हजरत अलाउद्दीन मोहम्मद साबिर कहते हैं। लेकिन यहाँ से ये पूछा गया है कि जो हजरत मोहम्मद साबिर हैं, ये तो सिंपल हो गया आप लोगों के लिए कि भाई उनकी दरगाह कहाँ है, कलियर की। अभी किस संप्रदाय के अनुयायी थे जो हजरत अलाउद्दीन मोहम्मद साबिर हैं, किस आप लोगों के संप्रदाय के अनुयायी थे? तो इनका संप्रदाय था चिश्ती संप्रदाय। और भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत करने वाले कौन है? हजरत निजामुद्दीन औलिया है, हजरत निजामुद्दीन, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है आप लोगों का, और ये किसके, चिश्ती संप्रदाय के। तो अगर संप्रदाय पूछता है तो चिश्ती संप्रदाय के हैं। हाँ, नेक्स्ट में देखो हमारे यहाँ वैसे अगर पर्यटन स्थलों में इसी क्षेत्र में देखते हैं, रुड़की के पास में एक आप लोगों का नोगजा पीर दिखाया गया है, जबकि नोगजा पीर सहारनपुर जाते मिलता है ना, लेकिन यहाँ कलियर में भी दिखाया गया, सॉरी मंगलोर में भी दिखाया गया है नोगजा पीर। छोटा पीर है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। जैसे आप लोगों के यहाँ क्या पर्यटन स्थल में भगवानपुर में किसकी है? हमारे गांव में मंदिर है माँ चूड़ामणि का। और यहाँ क्या है, दरगाह का नाम क्या है? सिकंदरपुर का है कोई, क्या नाम है? हाँ, मुल्तानी शेख, ठीक है ना। देखो यहाँ ये रहता है ना, क्योंकि ये पूछ लेता पर्यटन स्थल में भाई बाबा मुल्तानी शेख की दरगाह कहाँ है। अभी अगर आता है तो पूरा क्षेत्र रुड़की में आता है, लेकिन ये क्षेत्र क्या हो गया, भगवानपुर है। भगवानपुर में 3 पर्यटन स्थल हैं। सबसे पहला मुल्तानी शेख, इसके साथ में ही कौन है, चूड़ामणि मंदिर है चुड़ियाले में। उसके बाद कौन है, कुंजा बहादुरपुर राजा विजय सिंह स्मारक है, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों क्या हैं आप लोगों के पर्यटन स्थल में हैं। अभी इसके बाद देखो कलियर हो गया, पथरी परियोजना हो गया। अब इसके बाद चलते हैं हरिद्वार के शिक्षण संस्थान। अभी देखो हरिद्वार के शिक्षण संस्थान या विभाग हम कह सकते हैं। तो हरिद्वार के विभागों में अगर आते हैं तो सबसे पहले आएंगे, जैसे संघ लोक सेवा आयोग होता है ना, तो इसी प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग का काम क्या होता है? नहीं, मैंने पूछा कि संघ लोक सेवा आयोग का काम क्या होता है। तो जो ए क्लास के अधिकारी हैं, बी क्लास के अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति होती है ना। अभी ऐसे ही राज्य में होता है, राज्य लोक सेवा आयोग होता है। तो हमारे यहाँ जो राज्य बना था वो 2000 में बना था। अब ऐसे याद रख लो, उसके 1 साल बाद 2001 में क्या बनाया गया था, लोक सेवा आयोग। मुख्यालय कहाँ है? हरिद्वार में। मुख्यालय कहाँ है आप लोगों का? हरिद्वार में है। तो आप ये कह सकते हैं राज्य मतलब उत्तराखंड, यूके मतलब क्या है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। गठन इसका है 2001 का है। अगर साल देखते हैं तो 2001 का है। और अगर यहाँ अधिनियम पूछा जाता है तो ये है 14 मार्च 2001 की अधिसूचना थी। 14 मार्च 2001 की क्या है, अधिसूचना है। जबकि निर्माण कार्य जब इसने काम करना शुरू किया था तो वो था 15 मई 2001। लेकिन किसी भी कंडीशन में रहे 2001 तो रहेगा, ठीक है ना। तो राज्य जो लोक सेवा आयोग है हरिद्वार में, अभी मुख्यालय कहाँ है इसका? हरिद्वार। हालांकि जहाँ पर गुरुकुल कांगड़ी है उसके ठीक जस्ट बगल में, ठीक है ना। गुरुकुल कांगड़ी में ही कौन है आप लोगों का? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है। अब आप लोगों से पूछा जाता है राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल। लेकिन हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं होता, राष्ट्रपति का होता है। हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा कौन हो गया? लोक सेवा आयोग है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? NP नवानी है। पहले अध्यक्ष कौन है? NP नवानी है। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन है? पहली महिला अध्यक्ष सुधा रानी पांडे। सुधा रानी पांडे। अभी देखो पहला अध्यक्ष पूछते हैं तो NP नवानी है पुरुषों में, और अगर महिलाओं में पूछते हैं तो कौन है आप लोगों की? सुधा रानी पांडे है, ठीक है ना। अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो लोक सेवा आयोग है ये किसके निकट है? गुरुकुल कांगड़ी। तो यहीं पर एक विश्वविद्यालय जिसे कहते हैं गुरुकुल कांगड़ी। अभी नेक्स्ट का जो संस्थान आएगा नंबर 2, वो कौन है आप लोगों का? गुरुकुल कांगड़ी है। जो गुरुकुल कांगड़ी है, अभी देखो पहले नाम था इसका गुरुकुल, और इसकी स्थापना हुई थी 1900 में। अभी गुरु के पास कौन जाते हैं? जिन्हें श्रद्धा होती है। तो व्यक्ति कौन है? श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद लिखते हैं। और 1900 में कहाँ हुई थी? पंजाब। तो आप ये याद रख सकते हैं कि गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद की है। किसकी है आप लोगों की? पंजाब की है। और 1902 में इसे कहाँ लेके आए थे? कांगड़ी नामक गांव में लेके आए थे।
अब कांगड़ी के साथ में देखो गुरुकुल के साथ में कांगड़ी लग गया, इसलिए कहा जाता है गुरुकुल कांगड़ी। और गुरुकुल कांगड़ी अभी 1902 में आ रहा है। अभी उत्तराखंड में पूछेंगे तो 1902 है और पंजाब में पूछेंगे तो 1900 है, जबकि 1962 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। क्योंकि आप लोगों से ये पूछ लेता है कि गुरुकुल कांगड़ी को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, तो 1962 है। ठीक है, तो इसमें लिख लेना। इसके बाद आता है इसमें पतंजलि है ना, पतंजलि हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ है। देखो जो आप लोगों का पतंजलि है, पहले तो अगर हम शब्द को देखते हैं, शब्द कहाँ से आया है। अब पतंजलि शब्द कहाँ से आया है, तो भारत में जो योग दर्शन होता है, भारत में योग दर्शन के पिता किसे कहा जाता है, स्वामी पतंजलि थे ना। तो पतंजलि के नाम पर ही इसका नाम रखा गया पतंजलि योग पीठ, योग विद्यापीठ, यानी कि विद्या या योग पीठ कह सकते हैं हम, या ऐसे योग विद्यापीठ कह सकते हैं। तो योग ये क्या है, आप लोगों की योग की शिक्षा देता है। इसकी जो स्थापना करने वाले कौन है, स्वामी रामदेव हैं, सब जानते हैं, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। तो यहाँ मेनली कंडीशन रहती है कि ऐसे याद रख लो कि भाई शरीर का छेगा बना के रखते हैं ना अपने, तो 2006 में इसकी स्थापना है। किसकी है, अभी पतंजलि जो योग पीठ है उसकी स्थापना कब की है, 2006 की है। ठीक है ना, और किसने की है, स्वामी रामदेव ने। अभी नाम आया है किसके नाम पर, पतंजलि के। और पतंजलि कौन है, भारत में योग दर्शन के पिता हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ दर्शन चले हैं, जैसे सांख्य दर्शन है, तो सांख्य दर्शन कौन है, कपिल हैं। योग दर्शन के कौन है, पतंजलि। इसके बाद आता है आप लोगों का देव संस्कृति। देव संस्कृति, ठीक है ना। अब देव संस्कृति कब का है, 2002 का है, 2002 देव संस्कृति की स्थापना हुई थी 2002। और ये किसका है, आप लोग का हरिद्वार है। देखो इसकी स्थापना करने वाले थे स्वामी राम शर्मा। इसकी स्थापना करने वाले कौन है, स्वामी राम शर्मा है। अभी देखो स्वामी राम शर्मा ने कुछ और भी यहाँ स्थापित किया है, नाम क्या है, शांति कुंज। तो शांति कुंज आए तो भी हरिद्वार है, और शांति कुंज के संस्थापक हैं तो स्वामी राम शर्मा है। अभी आप लोगों का देव संस्कृति भी है और आप लोगों का कौन है, शांति कुंज भी है। और शांति कुंज को गायत्री तीर्थ भी कहा जाता है। शांति कुंज को क्या कहते हैं, आप लोगों का गायत्री कुंज भी कहा जाता है। देखो यहाँ की जो शिक्षा संस्थान है हरिद्वार की, उनमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो किसका है, आईआईटी है। और आईआईटी कहाँ है, आप लोगों का रुड़की है। अब रुड़की को इसीलिए इंजीनियर का मक्का भी कहा जाता है, यानी कि इंजीनियर्स जो होते हैं उनका क्या कहलाता है, मक्का। क्योंकि ये पूछ लेता राज्य में इंजीनियर्स का मक्का किसे कहा जाता है, तो रुड़की को कहा जाता है। रुड़की क्यों प्रसिद्ध है, आईआईटी के लिए। ठीक है ना। अभी उसके बाद हमारा क्या है, देव संस्कृति है। वैसे संस्कृत महाविद्यालय भी हमारा यहाँ इस्टेब्लिश हो रहा है, किसमें, आप लोगों का रानीपुर के क्षेत्र में, यानी कि जवालापुर के और भादराबाद के बीच में। अभी हाँ, इसमें एक को छूट गया था, लोक सेवा आयोग जो हमारा है उसमें कितने सदस्य हैं वर्तमान में, कितने हैं, 6। अभी 5+1 लिखते हैं तो एक अध्यक्ष होते हैं और 5 अन्य सदस्य हैं, तो टोटल सदस्यों की संख्या हो जाती है आप लोगों की 6। अभी देखो मेले हमने इससे पहले कराए थे ना। अब मेले कौन कौन से थे, जैसे गुघाल है, जैसे आप लोगों का क्या है, किसका है, सबसे बड़ा कुंभ है। अब आपको ये बताना है कि कुंभ जो मेला है वो कितने वर्षों के उपरांत लगता है। हरिद्वार में नहीं पूछा, हरिद्वार में तो कुंभ 12 साल के बाद लगेगा ना। वैसे लगता है 3 वर्ष के अंतराल में, क्योंकि कुंभ भारत में 4 जगह लगता है। ठीक है ना। तो अगर कुंभ ये पूछा जाता है कुंभ कितने वर्षों के अंतराल लगता है, तो 3 वर्ष के अंतराल में कुंभ लगता है। हमारे यहाँ 4 जगह, पूरे भारत में 4 जगह क्या लगता है, कुंभ लगता है, जिसमें से हरिद्वार भी एक है और आप लोग का इलाहाबाद है। क्योंकि गंगा तट पर 2 ही जगह लगता है, एक आप लोगों का हरिद्वार और एक आप लोगों का इलाहाबाद। इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं क्योंकि वहाँ यमुना का संगम भी है। और अर्ध कुंभ भारत में 2 ही जगह लगता है, इलाहाबाद और आप लोगों का हरिद्वार। उसके बाद कुंभ कहाँ कहाँ लगता है, नासिक और उज्जैन। इसके बाद लगता है नासिक और उज्जैन। तो भारत में अगर पूछता है तो कुंभ कितनी जगह लगेगा, 4। ठीक है ना। अभी इसके बाद हमारा रहता था कि जैसे आप लोगों का कृषि व्यवस्था हम देख रहे थे, तो हमारी जो कृषि व्यवस्था है वो कैसी होगी, यानी कि हरिद्वार की। अब हरिद्वार का हम लोगों को पता है कि हरिद्वार कहाँ है, तराई क्षेत्र में है ना। हरिद्वार किस में है, आप लोगों का तराई और शिवालिक क्षेत्र में। तराई शिवालिक क्षेत्र, या हम कह सकते हैं मैदानी क्षेत्र है,
क्योंकि सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र किसका है? उधम सिंह नगर का। सबसे बड़ा तराई क्षेत्र तो भी उधम सिंह नगर का ही है। देखो सबसे बड़ा तराई क्षेत्र किसका है? उधम सिंह नगर का। सबसे बड़ा तराई मतलब मैदानी क्षेत्र किसका है? उधम सिंह नगर का। क्योंकि मैदानी जो जनपद हैं उनके मुख्यतः हमारे कितने हैं? 2 हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। जबकि आप लोगों का पौड़ी का कुछ हिस्सा भी मैदानी है, ठीक है ना। पौड़ी का कुछ हिस्सा भी क्या है? मैदानी है। लेकिन हमें मतलब क्या है अभी? तराई क्षेत्र से। क्योंकि आप लोगों से ये पूछा जाता है कि सभी फसलों में सबसे अधिक पानी की आवश्यकता किस फसल को होती है? तो गन्ने को होती है। अब धान को होती है प्रति हेक्टेयर में। धान को आप लोगों ने ऐसे देखा होगा कितने समय का होता है धान? 4 से 5 महीने। 4 से 5 महीने में धान की खेती हो जाती है ना। और गन्ना 2 वर्ष तक चलता है। 2 वर्ष तक चलता है। एक बार वो 2 वर्ष तक काटो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो पानी की जो खपत है सबसे ज़्यादा किस में हुई? गन्ने में। अभी गन्ना सबसे अधिक कहाँ होता है? तराई क्षेत्र में। गन्ना मिल सबसे अधिक है उधम सिंह नगर में। तो गन्ना सबसे अधिक कहाँ होगा? उधम सिंह नगर में। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि गन्ना रिसर्च सेंटर कहाँ है, यानी कि गन्ना अनुसंधान कहाँ है, तो हरिद्वार। तो गन्ना अनुसंधान कहाँ है आप लोगों का? हरिद्वार है। और हरिद्वार में जो सिंचाई की जाती है सबसे अधिक मिट्टी में, वो कैसे की जाती है? नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है। जबकि सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किसका है? उधम सिंह नगर का। सबसे बड़ा तराई क्षेत्र किसका है? उधम सिंह नगर का। तराई क्षेत्र में हम भी आते हैं ना। तो अब हरिद्वार में आप लोग याद रखेंगे, एक तो यहाँ पर कौन है? गन्ना अनुसंधान केंद्र किसका है? हरिद्वार का है। जबकि सबसे अधिक गन्ने की जो मिलें हैं वो किसकी हैं? उधम सिंह नगर की। हमारे यहाँ सबसे अधिक जो सिंचाई होती है वो नलकूप से होती है, जिसे ट्यूबवेल कहते हैं ना। तो हमारे यहाँ जो हरिद्वार में, क्योंकि ये पूछ लेता है कि सबसे अधिक जो नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है या नदियों द्वारा सिंचाई की जाती है तो कौन है? तो उधम सिंह नगर है। और अगर हमारे यहाँ पूछता है सबसे अधिक सिंचाई की जाती है नलकूप के द्वारा तो हरिद्वार। मिट्टी हमारी कैसी होगी? जलोढ़ होगी। मिट्टी कैसी है हमारी? जलोढ़, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा जो परिवहन आता है, यानी कि हमारे जो हरिद्वार है उसका परिवहन है। परिवहन का मतलब है जो रास्ते हैं उनमें सबसे पहले जो हमारा होता था मंगलोर से लेकर माणा तक एक नेशनल हाईवे था जिसका नाम था NH58। वर्तमान में से NH7 कहा जाता है, ठीक है ना। वर्तमान में से NH7 कहा जाता है। लेकिन हरिद्वार को आप पढ़ रहे होंगे कि NH34 पर भी हरिद्वार है। NH7 और NH34 दोनों हैं। क्योंकि हरिद्वार अगर आप लोग जाओगे तो एक रास्ता किससे जा रहा है? जो चंडी देवी से होता हुआ कहाँ जाएगा? नजीबाबाद, नगीना, धामपुर, उधर से रास्ता गुजरेगा ना। और एक रास्ता कौन है? जो मंगलोर से सीधा ऋषिकेश जा रहा है, ठीक है ना। तो NH7 और NH34। तो यहाँ अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि हरिद्वार में कौन कौन से राष्ट्रीय नेशनल हाईवे हैं, तो कौन से हैं? NH34 और NH7 है। तो यहाँ आप लोगों का इसके बाद आता है दूसरा परिवहन कौन सा है आप लोगों का? रेल का। अब पूरे राज्य में, पूरे राज्य का मतलब है अगर उत्तराखंड में हम देखते हैं तो सबसे अधिक रेलवे लाइन किसकी हैं? हरिद्वार। तो यहाँ ये भी याद रख सकते हैं कि जो रेल लाइन है सबसे अधिक किसकी है? हरिद्वार की। देखो जो रेल लाइन बिछाई जाती हैं भारत में वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे बड़ी होती है ब्रॉड गेज, उसके बाद मीटर गेज और उसके बाद कौन होती है? नैरो गेज। हमारे यहाँ कहते हैं छोटी लाइन और बड़ी लाइन, आप लोगों ने सुना होगा। हमारे यहाँ अगर देखते हैं कितने ज़िलों में रेल व्यवस्था है, तो रेल व्यवस्था जब आप लोग ये पढ़ रहे थे ना उत्तराखंड को, जो नीचे वाला भाग है इसी में तो रेल व्यवस्था है, यानी कि शिवालिक श्रेणी। अब नीचे देखना, यहाँ देहरादून है, इसके नीचे कौन है? हरिद्वार, इसके नीचे पौड़ी कोटद्वार एकमात्र रेलवे स्टेशन है। उसके बाद नैनीताल में देखना लाल कुआं है ना, हल्द्वानी है, काठगोदाम है, ठीक है ना। वो किसके हैं? नैनीताल के। तो नैनीताल में भी हो गए, 3 हो गए ना अभी तक। इसके बाद उधम सिंह नगर में है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 हो गए। इसके बाद कौन है? चंपावत। इसके बाद कौन है आप लोगों का? चंपावत में भी रेल लाइन है। हालांकि रेल लाइन जो कर्णप्रयाग रेल लाइन है वो क्या गढ़वाल में बिछाई जा रही है, अभी कार्य चल रहा है कर्णप्रयाग रेल लाइन। अभी यहाँ से ये आता है कि जो कर्णप्रयाग रेल लाइन है, वैसे तो हरिद्वार से बाहर हो गए हम, तो कर्णप्रयाग जो रेल लाइन है वो कितने डिस्ट्रिक्टों से होकर जाएगी? कर्णप्रयाग रेल लाइन है कितने डिस्ट्रिक्टों से होकर जाएगी? जो सर्वे हो रखा है कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का, तो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जाएगी। अभी नीचे हरिद्वार छोड़ दिया ना, और साइड में छोड़ देते हैं उत्तरकाशी को, क्योंकि कर्णप्रयाग किसका है? चमोली का। तो अभी जो गढ़वाल मंडल है उसमें डिस्ट्रिक्टों की संख्या 7, 2 छोड़ दो, हरिद्वार और उत्तरकाशी। और हरिद्वार और उत्तरकाशी को छोड़कर
पूरे में क्या होगी, कर्णप्रयाग जो रेलवे लाइन बन रही है तो वो कितने 5 जनपदों से होकर जाएगी। अभी हम बात कर रहे थे रेल लाइन की, तो हरिद्वार में क्या है, रेल लाइन सबसे अधिक है। हमने कहा 3 प्रकार की भारत में रेल लाइन बिछाई जाती हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। अब ब्रॉड गेज का मतलब है मीटर, उनके जो पटरियों के बीच की दूरी होती है 1 मीटर से ज़्यादा होती है, और मीटर वालों की मीटर होती है, और नैरो की क्या होती है, छोटी होती है, 1 मीटर से कम होती है। तो छोटी रेलवे लाइन हमारे यहाँ टनकपुर है। टनकपुर इसलिए चंपावत का जिक्र कर दिया है कि टनकपुर जो चंपावत है वहाँ पर क्या है, छोटी रेल लाइन है, और हमारे यहाँ क्या है, बड़ी रेल लाइन है जिसे हम कहते हैं। तो हम डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि हरिद्वार में सबसे अधिक रेल लाइन है, और स्टेशनों की संख्या कितनी है, 13। तो हरिद्वार में जो स्टेशन है उनकी संख्या कितनी होगी आप लोगों की, 13 है। अभी देखो हरिद्वार को कुछ ऐसे जोड़ा गया है, आप लोगों ने देखा होगा लक्सर जंक्शन के नाम से जाना जाता है ना। अब लक्सर कहाँ है, हरिद्वार में। लगा हुआ किससे है, यूपी से। लगा हुआ किससे है, यूपी से है, क्योंकि सहारनपुर नजीबाबाद जो रेल लाइन जा रही है ये क्या है, यूपी की थी ना। अब अगर हम यहाँ देखते हैं हरिद्वार को सबसे पहले किससे जोड़ा जाएगा, लक्सर से, और फिर हरिद्वार को किससे जोड़ा जाएगा, देहरादून। यानी कि रेल लाइन का जो निर्माण है वो हमने 2 चरण में किया है। सबसे पहले आप लोगों का लक्सर से हरिद्वार, और फिर हरिद्वार से देहरादून, मतलब मैं दून लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले लक्सर, और लक्सर के बाद देहरादून। तो लक्सर को जोड़ा गया था 1896 में। तो लक्सर से हरिद्वार कब है, 1896 है। और आप लोगों का हरिद्वार से देहरादून 1900 है। अब 1900 में देखना गुरुकुल कांगड़ी, 1900 में कौन था, गुरुकुल कांगड़ी था पंजाब में। अब उसी समय से याद रख लो, ठीक है ना। या हरिद्वार को हमने देहरादून से जोड़ा है 1900 में, और लक्सर से जोड़ा है हरिद्वार को 1800, ठीक है ना, 96 में। अब इसके बाद आप लोगों का, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि राज्य से जो निकलने वाले हैं, देखो शिक्षा के क्षेत्र में तो हमने पहले पढ़ लिया है, संस्कृत विश्वविद्यालय भी है। अब यहाँ से एक न्यूज़पेपर निकलता है जिसका नाम क्या है, बद्री विशाल है। आप लोग हरिद्वार गए होंगे तो गाड़ियों के ऊपर लिखा रहता है ना, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो बद्री विशाल आप लोगों से ये पूछेगा कि बद्री विशाल कहाँ से निकलता है, तो बद्री विशाल कहाँ से निकलता है, हरिद्वार से, ठीक है ना। तो इसमें ऐसे करके लिख सकते हैं, हरिद्वार। अब यहाँ बात आती है कि देखो हरिद्वार को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं ना। अब हरिद्वार किस में आ गया, सिडकुल क्षेत्र में आ गया। क्योंकि अगर हम ये देखते हैं राज्य के जो सिडकुल क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं, सेलाकुई देहरादून, या देहरादून डिस्ट्रिक्ट कह सकता हूँ, सेलाकुई आप लोगों का क्या है, देहरादून है। इसके बाद आते हैं हरिद्वार में है। अभी आप लोग अपने क्षेत्र में भी देख रहे हैं, और आप लोग किस में, जो मुख्य हरिद्वार का क्षेत्र था जो औद्योगिक क्षेत्र है वो रोशनाबाद। उसके बाद पंतनगर जाओ, उधम सिंह नगर। तो डिस्ट्रिक्ट अभी कौन कौन हो गए, देहरादून। सेला को इसलिए याद करा रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ जो सिडकुल है, अब सिडकुल की स्थापना हुई थी 2000 कब की है, 2002 की, और इसका जो मुख्यालय वो किसका है, देहरादून। अब सिडकुल का मुख्यालय देहरादून, लेकिन सिडकुल द्वारा विकसित किए गए जो क्षेत्र हैं वो हरिद्वार भी है। हरिद्वार में क्या, रानीपुर क्षेत्र कहलाता है, जबकि रानीपुर में सबसे पहले क्या है, BHEL है, BHEL है। और BHEL की स्थापना कोई बता सकता है कब की है, 1964। तो BHEL की स्थापना हुई थी 1964 में, और BHEL का मतलब होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड कंपनी है, ठीक है ना। अब ये क्या है, एक अर्ध सरकारी कंपनी है BHEL। तो BHEL कहाँ है, रानीपुर में, और रानीपुर को यह सबसे पहले सिडकुल द्वारा विकसित किया गया था। अब उसके बाद आप लोगों का भगवानपुर क्षेत्र है जैसे, ठीक है ना। उधम सिंह नगर में जाएंगे तो पंतनगर है। एक नया क्षेत्र विकसित और हो रहा है जिसका नाम है सुमाड़ी पौड़ी का, जिसका नाम क्या है, सुमाड़ी पौड़ी है, ठीक है ना। तो औद्योगिक क्षेत्र में देखेंगे तो औद्योगिक क्षेत्र में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा BHEL। BHEL के बाद कौन है आप लोगों का, सिडकुल क्षेत्र है। और सिडकुल की स्थापना कब की है, 2002 की है। सिडकुल का मुख्यालय देहरादून के सेलाकुई में है। देहरादून के कहाँ होगा आप लोगों के, सेलाकुई में। हाँ, सितारगंज, खटीमा। और आप लोगों का मेनली अभी हमें याद रखने डिस्ट्रिक्ट हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में हमारा क्या है, जब हम इसका अलग से औद्योगिक चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें प्रत्येक क्षेत्र को पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आप लोगों का अभी डिस्ट्रिक्ट में हम याद रख रहे थे कि भाई हमारे जो मुख्यतः डिस्ट्रिक्ट हैं वो ये हैं। अब इसके बाद एक और रहता है कि राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी हमारे यहाँ मंगलौर में है। और जबकि राज्य की सबसे बड़ी मंडी किसकी है, चोरगलिया। और चोरगलिया किसे कहते हैं, हल्द्वानी को।
चोरगलिया किसे कहते हैं? हल्द्वानी को। तो राज्य की सबसे बड़ी मंडी पूछेगा तो हल्द्वानी है, लेकिन गुड़ मंडी पूछेगा तो मंगलौर। तो ये लिख लेना, राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी किसकी है? मंगलौर की। जबकि राज्य की सबसे बड़ी मंडी हल्द्वानी है। भादराबाद को कहते हैं मृत भांड का नगर, यानी कि पूरा हरिद्वार आता है उसमें, तो हरिद्वार को क्या कह रहे हैं हम? मृत भांड का नगर।